यूनिट 1 में सबसे पहला डायग्राम बनाएंगे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बच्चों आप सबको पता है कि ये कॉम्बिनेशन होता है टू गुड्स का जो इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है। तो इसके डायग्राम में आपको क्या बनाना है, एक कॉनकेव शेप डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। एक्स एक्सिस पर आप लिख सकते हैं गुड एक्स, फॉर एग्जांपल व्हीट। वाई एक्सिस पर आप लिख सकते हैं गुड वाई, फॉर एग्जांपल राइस। तो पीपीसी जैसा कि आप जानते हैं उसका डायग्राम बनता है डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, कॉनकेव शेप। सेकेंडली, इसका शेड्यूल जो हमें बनाना है तो उसमें हम व्हीट और राइस दो कॉम्बिनेशंस शो कर सकते हैं, गुड एक्स व्हीट, गुड वाई राइस। इसकी ये प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है बच्चों कि गुड व्हीट या राइस जो है, तो अगर गुड एक्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है तो गुड वाई जो है वो कॉन्टिन्यूसली फॉल करेगा, से 15, 14, 12, 9, 5, 0। तो इस तरह से हम पीपीसी का एक शेड्यूल भी बना सकते हैं जिसमें एक गुड इंक्रीज करता है तो दूसरा गुड फॉल करता है। जो दूसरा गुड फॉल करता है बच्चों, उसका रेट ऑफ फॉल जो है वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है, अगर आप देखो कि राइस में जो गिरावट आ रही है वो पहले 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 और उसके बाद 5, एक बढ़ते हुए क्रम में आ रही है गिरावट, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग, और इस गिरावट को बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि पीपीसी का स्लोप भी होता है। तो आपको पीपीसी के शेड्यूल में बस ये याद रखना है कि अगर गुड एक्स इंक्रीज कर रहा है तो गुड वाई डिक्रीज करेगा, और वो डिक्रीज करेगा बढ़ते हुए क्रम में, यानी इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये तो है डायग्राम नंबर 1 पीपीसी और पीपीसी का शेड्यूल। फिर इसमें अगला डायग्राम होता है कि पीपीसी पर अगर कुछ पॉइंट्स हैं तो उनका क्या मतलब है, पीपीसी के बाहर अगर कोई पॉइंट है तो उसका क्या मतलब है, और पीपीसी के अंदर अगर कोई पॉइंट है तो उसका क्या मतलब है। तो जैसा कि आप सबको पता ही है, जो भी पॉइंट्स पीपीसी के ऊपर हैं, से ए, बी और सी, तो पॉइंट ए, बी और सी क्या डिनोट करते हैं, वो डिनोट करते हैं फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। पॉइंट डी, सपोज ये जो पीपीसी के बाहर है, वो क्या डिनोट करता है, वो ये डिनोट करता है कि ये पॉइंट अभी हमारी पहुंच से बाहर है, यानी कि अनअटेनेबल है। हमारी इकोनॉमी पॉइंट डी वाला कॉम्बिनेशन अभी प्रोड्यूस नहीं कर सकती। और जो पॉइंट पीपीसी के अंदर है, से ई, ये डिनोट करता है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब हमारी इकोनॉमी अभी अपने सारे रिसोर्सेज को पूर्ण रूप से इस्तेमाल नहीं कर रही। तो दूसरा डायग्राम पीपीसी पर यह भी बनाया जा सकता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस यूनिट में अगला डायग्राम होता है कि पीपीसी क्या लेफ्ट में या राइट में शिफ्ट कर सकता है, तो इसको बोलते हैं शिफ्ट इन पीपीसी। तो पीपीसी की प्रॉपर्टी भी है बच्चों कि पीपीसी लेफ्ट में भी शिफ्ट कर सकता है और पीपीसी राइट में भी शिफ्ट कर सकता है। तो नेक्स्ट डायग्राम जो होता है रिलेटेड टू पीपीसी, वो होता है कि पीपीसी शिफ्ट करता है या तो लेफ्ट में या फिर राइट में। इसके बाद नेक्स्ट डायग्राम इस यूनिट में होता है, वो भी रिलेटेड टू पीपीसी है, वो होता है रोटेशन ऑफ पीपीसी का। तो इसको एक बार समझ लेते हैं कि रोटेशन किसको बोलते हैं, रोटेशन ऑफ पीपीसी। रोटेशन ऑफ पीपीसी का मतलब ये होता है बच्चों कि इसमें गुड एक्स और गुड वाई दोनों का प्रोडक्शन बढ़ता या घटता नहीं है, सिर्फ किसी एक गुड का प्रोडक्शन ही बढ़ता या घटता है, उसको बोलते हैं रोटेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर गुड एक्स का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है और गुड वाई का कांस्टेंट रहता है, तो फिर नया पीपीसी रोटेट हो जाएगा एक्स एक्सिस पर कुछ इस प्रकार, तो इसको बोलते हैं रोटेशन ऑफ पीपीसी। या वाइस वर्सा, अगर गुड एक्स का प्रोडक्शन कम हो जाता है और गुड वाई का प्रोडक्शन कांस्टेंट रहता है, तो भी पीपीसी रोटेट कर जाएगा एक्स एक्सिस पर लाइक दिस, तो इसको भी बोलते हैं रोटेशन ऑफ पीपीसी। सेम वे
रोटेशन ऑफ पीपीसी में नेक्स्ट डायग्राम होता है जिसमें गुड एक्स का कंजम्पशन या गुड एक्स का प्रोडक्शन सेम रहता है, लेकिन गुड वाई का जो प्रोडक्शन है वो या तो इंक्रीज कर जाता है या डिक्रीज कर जाता है। अगर गुड वाई का प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाएगा, रिमेनिंग एक्स का प्रोडक्शन सेम, तो फिर पीपीसी रोटेट करेगा लाइक दिस। और अगर गुड वाई का प्रोडक्शन कम हो जाता है और गुड एक्स का प्रोडक्शन सेम रहता है, तो फिर पीपीसी रोटेट करेगा लाइक दिस। तो ये भी रोटेशन ऑफ पीपीसी का ही डायग्राम होता है। तो अभी तक पीपीसी से रिलेटेड कितने डायग्राम हमने सीख लिए? सबसे पहले बेसिक कॉनकेव शेप डाउनवर्ड स्लोपिंग, उसके बाद पीपीसी पर अलग अलग पॉइंट्स, उनका क्या महत्व होता है, उसके बाद पीपीसी लेफ्ट में भी शिफ्ट कर सकता है, राइट में भी शिफ्ट कर सकता है, उसके बाद पीपीसी रोटेट भी करता है, एक्स एक्सिस पर भी रोटेट कर सकता है, या फिर पीपीसी वाई एक्सिस पर भी रोटेट कर सकता है। इसके बाद इस चैप्टर में नेक्स्ट डायग्राम जो आता है वो एक लास्ट आ सकता है कि क्या कभी पीपीसी इंटरसेक्ट करेगा। तो हाइपोथेटिकल आंसर होता है वैसे इसका, लेकिन आंसर यस है। उसमें हो सकता है कि गुड एक्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा हो और साइमल्टेनियसली गुड वाई का प्रोडक्शन कम हो रहा हो, तो फिर उस केस में जब नया पीपीसी बनेगा तो वो नया पीपीसी ऐसा बनेगा जो एक्स एक्सिस पर भी रोटेट हुआ हो और वाई एक्सिस पर भी रोटेट हुआ हो, और उस केस में फिर पीपीसी इंटरसेक्ट करता हुआ नजर आता है। ऑल्दो ये थोड़ा हाइपोथेटिकल है, पर हाँ डायग्रामेटिकली पॉसिबल है। तो यूनिट 1 में बच्चों जो भी डायग्राम हो सकते हैं पीपीसी के, वो सारे ये हैं जो हमको याद रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब रिवाइज करते हैं यूनिट 2 के सारे डायग्राम्स एंड सारे के सारे शेड्यूल्स। यूनिट 2 में बच्चों सबसे पहला जो डायग्राम आता है वो आता है मार्जिनल यूटिलिटी का। मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम बहुत ही सिंपल है। मार्जिनल यूटिलिटी ये बोलता है कि जैसे जैसे आप यूनिट्स कंज्यूम करते रहते हो, जितने जितने यूनिट्स आप कंज्यूम करते रहते हो, वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो लगातार फॉल करती रहती है, और ये ज़ीरो भी हो जाती है, और इनफैक्ट ज़ीरो के बाद नेगेटिव भी हो जाती है। तो सबसे पहला डायग्राम होता है मार्जिनल यूटिलिटी का। तो अगर मैं मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम बनाऊंगा तो वो लगातार फॉल होती रहेगी और वो ज़ीरो भी हो जाती है, और इनफैक्ट उसके बाद नेगेटिव भी हो जाती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व होता है डायग्राम नंबर 1। फिर इसके बाद इस यूनिट में अगला डायग्राम होता है टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी जो होता है बच्चों, इट इज नथिंग एल्स, इट इज समीशन ऑफ ऑल द मार्जिनल यूटिलिटीज, उसी को टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। यानी कि एक यूनिट पर 10, तो 2 यूनिट्स पर मिलाकर 18, और 3 यूनिट्स की मिलाकर 23, और 4 यूनिट्स की मिलाकर 25, सेम वे 25 एंड देन 22। तो टोटल यूटिलिटी जो होता है वो बेसिकली मार्जिनल यूटिलिटीज का सम होता है। और दूसरा डायग्राम जो होता है टोटल यूटिलिटी का जो हम बनाएंगे, उसके बारे में ध्यान से सुनना सब बच्चे। उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि जब तक मार्जिनल यूटिलिटी फॉल करता है बट रिमेन्स पॉजिटिव, तो टोटल यूटिलिटी भी इंक्रीज करता है बट एट डिमिनिशिंग रेट। तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है स्टार्टिंग में। उसके बाद जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हुआ, जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो जाता है, तो टोटल यूटिलिटी एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर आकर मैक्सिमम हो जाता है। और उसके बाद जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है तब टोटल यूटिलिटी फॉल हो जाती है। तो टोटल यूटिलिटी का डायग्राम हमारा बनता है कुछ इस प्रकार से। उसकी प्रॉपर्टी भी ये होती है कि पहले वो इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट से, फिर उसके बाद वो अपने मैक्सिमम पर आता है, और फिर उसके बाद वो फॉल कर जाता है, जैसा कि हम यहाँ शेड्यूल में भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों बनता है
टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का शेड्यूल एंड डायग्राम। फिर इसके बाद अगला आता है इस यूनिट में, जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ना शुरू करते हैं और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हम सिंगल कमोडिटी का केस पढ़ते हैं, तब उसमें बच्चों एक डायग्राम आता है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिंगल कमोडिटी। तो इसकी कंडीशंस आप सब बच्चों को पता ही है। सिंगल कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी प्राइस के बराबर होता है, उसको बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत ही सिंपल है कि कंज्यूमर कुछ गुड्स कंज्यूम करता रहता है लगातार, जिसकी मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्टिन्यूसली फॉल होती रहती है और उस गुड का प्राइस जो है वो मान लेते हैं 2 रुपये है। तो बच्चों मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी पहले वो निकालना पड़ता है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो फिर से बता देता हूँ। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी। तो हम अजम्पशन लेते हैं कि 1 रुपये में सपोज 2 यूटिल्स हमें मिले, तो दिस इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी। इसको बोलते हैं कि 1 रुपये में कितने यूटिल्स मिले, तो इसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी। ये हमने एज्यूम कर लिया। तो अगर मैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट को डिवाइड करूंगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी 2 से, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हमें मिलेगा कुछ इस प्रकार से। तो कंडीशन ये होती है बच्चों कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम की कि जहां पर भी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी प्राइस के बराबर हो जाए, उस यूनिट को बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो 4 यूनिट्स पर आकर कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्राइस जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर है। इसी चीज़ को डायग्राम पर अगर प्रेजेंट करना हो तो बहुत ही सिंपल होता है। इधर हम यूनिट्स बना रहे हैं और इधर हम हाइपोथेटिकली प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बना रहे हैं। तो प्राइस जैसे कि आप देख सकते हैं कि कांस्टेंट है 2, तो प्राइस का डायग्राम तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन जाएगा और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो 5, 4, 3, 2, 1, 0 लगातार फॉल करती रहती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का डायग्राम एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व की तरह बन जाएगा। और फोर्थ यूनिट पर जहां पर प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी दोनों बराबर होते हैं, यानी कि यहां पर, तो फोर्थ यूनिट वाले इस पॉइंट को बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, क्योंकि इस पॉइंट पर कौन सी 2 चीजें बराबर हैं, प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो ये बच्चों डायग्राम होता है इस यूनिट में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिंगल कमोडिटी में। ये उसका छोटा सा एक ब्रीफ शेड्यूल जो आप इस्तेमाल कर सकते हो एग्जाम में, और ये उसका डायग्राम। हाँ, बाकी डिटेल इलैबोरेशन आपको क्लास में सिखाई रखी है। इस एरिया को बोलते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज ग्रेटर देन प्राइस, यानी कि ये एरिया होता है कंज्यूमर का सरप्लस, फायदा। और इस एरिया को बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज लेस देन प्राइस, यानी कि ये एरिया होता है कंज्यूमर का नुकसान, लॉसेस। तो ये सब एक्सप्लेनेशन आप अपने नोट्स में से भी देख सकते हैं। तो ये है इस यूनिट में सबसे पहला डायग्राम और शेड्यूल सिंगल कमोडिटी का। फिर उसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो डायग्राम आता है इस यूनिट में, नेक्स्ट डायग्राम्स आते हैं रिलेटेड टू बजट लाइन। तो बजट लाइन जो होता है उसका डायग्राम सभी बच्चों को पता है, बहुत ही सिंपल डायग्राम होता है। बजट लाइन का डायग्राम होता है गुड x और गुड y, और वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग ऐसा कर्व होता है, इसको बोलते हैं बजट लाइन।
तो बजट लाइन के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ना तो ये कॉनकेव हो सकता है, ना ही ये कॉन्वेक्स हो सकता है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन होता है, क्योंकि इसका स्लोप जो है ये कांस्टेंट है। तो ये है अगला डायग्राम बजट लाइन का। फिर दूसरा इसमें डायग्राम बजट लाइन से रिलेटेड पूछ सकता है कि अगर कोई पॉइंट बजट लाइन के ऊपर है, या अगर कोई पॉइंट बजट लाइन के बाहर है, या अगर कोई पॉइंट बजट लाइन के अंदर है, तो वो क्या डिनोट करता है। इन पॉइंट्स को बच्चों बंडल भी बोलते हैं, बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। तो ये अलग अलग पॉइंट्स या अलग अलग बंडल क्या डिनोट करते हैं, तो पॉइंट ए और बी तो डिनोट करते हैं कि हम अपने बजट को फुल यूटिलाइज कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास 100 रुपए हैं तो हमने एग्जैक्ट 100 रुपए स्पेंड कर दिए। पॉइंट सी जो होता है उसका मतलब होता है कि हमारे पास 100 रुपए हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम स्पेंड करेंगे 150। तो ऐसा होना इम्पॉसिबल या अनअटेनेबल है। तो पॉइंट सी अभी हमारी पहुंच से या बजट से बाहर होता है। और पॉइंट डी का मतलब होता है कि अगर हमारे पास 100 रुपए हैं लेकिन हमने स्पेंड करे हैं सिर्फ 70 रुपी, तो यानी कि हमने अपने बजट को अभी अंडर यूटिलाइज करा है, अंडर यूटिलाइजेशन। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है जो बजट लाइन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट डायग्राम होता है बजट लाइन से रिलेटेड कि क्या बजट लाइन शिफ्ट कर सकती है, तो आंसर है यस। बजट लाइन राइट में भी शिफ्ट कर सकती है, जिसके दो रीजंस होते हैं, या तो कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गई, या फिर दोनों गुड्स के प्राइसेस डिक्रीज हो गए, तो बजट लाइन राइट में शिफ्ट हो सकती है। एंड वाइस वर्सा बजट लाइन लेफ्ट में भी शिफ्ट हो सकती है। लेफ्ट में शिफ्ट होगी तब अगर कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो जाए और या फिर दोनों गुड्स के प्राइसेस इंक्रीज हो जाए, तो फिर बजट लाइन लेफ्ट में शिफ्ट हो सकती है। तो ये एक डायग्राम होता है जो रिलेटेड टू बजट लाइन होता है। फिर इसी तरह बजट लाइन में भी रोटेशन का कॉन्सेप्ट होता है बच्चों। बजट लाइन भी रोटेट कर सकती है। सपोज एक्स का प्राइस कम हो जाए तो कंज्यूमर गुड एक्स ज़्यादा खरीद लेगा, तो उस केस में बजट लाइन रोटेट कर जाएगी इस प्रकार से। या अगर एक्स का प्राइस बढ़ जाता है तो कंज्यूमर एक्स कम खरीद पाएगा, तो उस केस में भी बजट लाइन रोटेट करेगी कुछ इस तरीके से। तो यानी कि गुड वाई तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन एक्स एक्सिस पर बजट लाइन रोटेट कर जाएगी डिपेंडिंग अपॉन द केस। और इसी प्रकार बच्चों बजट लाइन में ये भी हो सकता है कि गुड वाई का प्राइस कम हो गया तो हम वाई ज़्यादा खरीद पाएंगे, तो बजट लाइन हमारी रोटेट कर जाएगी कुछ इस प्रकार से। ये सब रोटेशन के अलग अलग केसेस हैं। या फिर वाइस वर्सा, अगर गुड वाई का प्राइस इंक्रीज हो गया तो फिर हम वाई कम खरीद पाएंगे, तो उस केस में फिर बजट लाइन इस प्रकार से रोटेट हो जाएगी। तो इस यूनिट में जो अगले डायग्राम्स जो होते हैं वो होते हैं बजट लाइन के। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर इस यूनिट में अगले डायग्राम्स जो होते हैं वो होते हैं इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड। तो इंडिफरेंस कर्व या उससे रिलेटेड डायग्राम या उससे रिलेटेड शेड्यूल वो भी पढ़ लेते हैं कि क्या होते हैं। इंडिफरेंस कर्व बच्चों कॉम्बिनेशन होता है दो गुड्स का जो हमें सेम सेटिस्फैक्शन दे। ऐसे कॉम्बिनेशन दो गुड्स के जो हमें सेम सेटिस्फैक्शन दे। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने गुड एक्स और गुड वाई का एक छोटा सा शेड्यूल बना के देखते हैं। गुड एक्स जो है वो हम इंक्रीज कर रहे हैं 1 2 3 4 5, तो हमें गुड वाई को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो से 11 7 4 2 1। तो जैसे जैसे गुड एक्स इंक्रीज होता है गुड वाई डिक्रीज होता है। इसमें जो प्रॉपर्टी है वो आपको याद रखनी है सभी बच्चों को कि जो गुड वाई में डिक्रीज होता है, जो गिरावट होती है बच्चों, वो हमेशा गिरते हुए यानी डिमिनिशिंग क्रम में ही होगी। तो अगर आप देख पा रहे होंगे गुड वाई में जो गिरावट हो रही है 11 के बाद 7, 7 के बाद 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 1, वो गिरावट
एक डिक्रीजिंग क्रम में होती है। तो जैसा कि आप सभी बच्चे जानते भी होंगे, इसी को बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो इसीलिए सभी बच्चों को पता भी है, इंडिफरेंस कर्व इसीलिए कॉन्वेक्स शेप का बनता है, क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो डिमिनिशिंग होते हैं, इसीलिए इंडिफरेंस कर्व एक कॉन्वेक्स शेप का बनता है। और ये कभी भी ध्यान रखना है बच्चों आप सभी को, एक्स एक्सिस को टच नहीं करता और ना ही कभी ये वाई एक्सिस को टच करता है, ये भी इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो इंडिफरेंस कर्व हमेशा कॉन्वेक्स होते हैं लेकिन टच नहीं करते किसी भी एक्सिस को। तो ये डायग्राम होता है बेसिक इंडिफरेंस कर्व का। फिर इसमें एक दूसरा डायग्राम भी बन सकता है इंडिफरेंस कर्व का, जिसमें हम एक के बाद एक हायर इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व की ये प्रॉपर्टी होती है कि जितना हायर इंडिफरेंस कर्व होगा उतना हायर सेटिस्फैक्शन होगा। और इस पूरे ग्राफ को इंडिफरेंस मैप बोलते हैं, क्योंकि कलेक्शन ऑफ मोर देन वन इंडिफरेंस कर्व इज नोन एज इंडिफरेंस मैप। फिर इस चैप्टर में अगला डायग्राम आता है जब हम दोनों पिछले डायग्राम्स को मर्ज करके बनाते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ऑर्डिनल अप्रोच या इंडिफरेंस कर्व अप्रोच या जे.आर. हिक्स अप्रोच, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो उसका डायग्राम कैसा बनता है, उसमें एक बनाते हैं बजट लाइन और 3 बनाते हैं इंडिफरेंस कर्व। एक इंडिफरेंस कर्व सबसे नीचे, एक इंडिफरेंस कर्व उससे ऊपर जो बजट लाइन को टेंजेंट हो जाता है, और एक इंडिफरेंस कर्व उससे भी ऊपर। और फिर हमें इस डायग्राम पर 3 पॉइंट्स शो करने पड़ते हैं। जिस पॉइंट पर इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन टेंजेंट है वो होता है इक्विलिब्रियम, और इंडिफरेंस कर्व 1 जहां पर बजट लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है वो 2 पॉइंट्स आपको मेंशन करने पड़ते हैं, और उसके बारे में आपको ब्रीफ में बता देता हूं। ए पॉइंट जो होता है वो क्या डिनोट करता है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज ग्रेटर देन रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ 2 गुड्स। और जो दूसरा पॉइंट बी है वो क्या डिनोट करता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज लेस देन रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ 2 गुड्स। और जबकि इक्विलिब्रियम कंडीशन जो होती है वो ये होती है, इसमें जो ई पॉइंट डिनोट कर रहा है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन शुड बी इक्वल टू रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ 2 गुड्स। तो ये 3 पॉइंट्स के बारे में हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है, पर डायग्रामेटिकली जो हमें बात ध्यान रखनी है वो सिर्फ ये डायग्राम ध्यान रखना है। तो इस यूनिट में क्या क्या डायग्राम हमने सीखे एक बार देख लेते हैं स्टार्टिंग से। टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, उसके बाद सिंगल कमोडिटी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का डायग्राम, उसके बाद बजट लाइन एंड रिलेटेड डायग्राम्स, उसके बाद इंडिफरेंस कर्व एंड रिलेटेड डायग्राम्स, और उसके बाद दोनों डायग्राम्स को मिलाकर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जिसमें इंडिफरेंस कर्व भी और बजट लाइन भी दोनों बनते हैं। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगले डायग्राम्स जो हमारे आते हैं रिलेटेड, वो आते हैं डिमांड चैप्टर से। तो डिमांड चैप्टर से रिलेटेड जो डायग्राम है वो बना लेते हैं, इसमें ज़्यादा डायग्राम नहीं है। सबसे पहला डायग्राम होता है जो बेसिक डिमांड कर्व जिसको बोलते हैं, या लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करने के टाइम पर हम बनाते हैं। तो डिमांड कर्व जैसा कि आप सब जानते हैं वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। अब एग्जाम में जब भी आप बच्चे डिमांड कर्व बनाएं तो एक हैबिट ज़रूर डालें कि आप इस तरह से डिनोट करके ज़रूर बताएं कि इन्वर्स रिलेशन का मतलब ये है कि सपोज प्राइस कम हुआ तो प्राइस के कम होने पर क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो गई। इस तरह के एरो बना के आप जब भी दिखाएंगे तो इन्वर्स रिलेशन ऑटोमेटिकली शो हो जाता है और यह बेहतर डायग्राम आपका लगता भी है। तो जब भी डिमांड कर्व बनाएंगे तो इस तरह से साथ ही साथ एक्सप्लेन भी कर रहे हैं।
फिर अगला जो डायग्राम आता है इस चैप्टर में वो आता है जिसमें हम बनाते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड या कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। एक्सपेंशन इन डिमांड का मतलब होता है कि डिमांड बढ़ गई बिकॉज ऑफ फॉल इन प्राइस, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है डिमांड कम हो गई बिकॉज ऑफ राइज इन प्राइस। तो इनके डायग्राम बहुत सिंपल होते हैं। एक डिमांड कर्व बनाया पहले, P0 प्राइस पर क्वांटिटी मार्क कर ली Q0, और क्योंकि एक्सपेंशन का डायग्राम है तो आपको प्राइस को कम करके दिखाना पड़ेगा P1, और एक डॉटेड लाइन शो करके क्वांटिटी को बढ़ा के दिखाना पड़ेगा Q1, और ये बन गया आपका एक्सपेंशन का डायग्राम। इसमें हम पहले डिमांड कर्व में पॉइंट A पर थे और बाद में हम पॉइंट B पर आ गए, इसीलिए इस मूवमेंट को बोलते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। तो ये सिंपल डायग्राम बन जाता है आपका एक्सपेंशन का। और इसी तरह अगर कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड का डायग्राम बनाना हो तो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड के डायग्राम पर P0 बनाना है पहले, क्वांटिटी Q0, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड का जो रीजन है वो है राइज इन प्राइस, तो आपको प्राइस को राइज करना पड़ेगा P1, और वहां से एक डॉटेड लाइन बनाकर शो करना पड़ेगा कि क्वांटिटी हमारी कम हो गई Q1। तो ये बन गया कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। और इस A पॉइंट से B पॉइंट की मूवमेंट को बोलते हैं अपवर्ड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। तो ये होते हैं नेक्स्ट डायग्राम इस चैप्टर में, एक्सपेंशन के और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड के। फिर इसके बाद अगले डायग्राम्स होते हैं इस चैप्टर में इंक्रीज इन डिमांड या डिक्रीज इन डिमांड के। तो इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड में ये फर्क होता है कि इसमें डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो जाते हैं, जैसा कि अभी डायग्राम पर हम बना के देखेंगे। तो इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है एग्जाम के लिए, दोनों डायग्राम्स की। तो इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड में डिमांड कर्व ही हमारे शिफ्ट हो जाते हैं। किस प्रकार से? जब हम इंक्रीज इन डिमांड की बात करते हैं तो इंक्रीज इन डिमांड में प्राइस सेम रहता है, लेकिन क्वांटिटी हमारी इंक्रीज कर जाती है क्योंकि डिमांड कर्व राइट में शिफ्ट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। तो हमारी क्वांटिटी इंक्रीज कर जाती है क्योंकि डिमांड कर्व राइट में शिफ्ट हो गया, तो इसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड, यानी कि राइटवर्ड्स शिफ्ट। और डिक्रीज इन डिमांड में भी प्राइस कांस्टेंट रहता है, लेकिन क्वांटिटी कम हो जाती है क्योंकि डिमांड कर्व लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं लेफ्टवर्ड्स शिफ्ट। तो ये होता है डिक्रीज इन डिमांड। इसमें डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट हो जाता है? लेफ्ट में, तो बोलते हैं इसको लेफ्टवर्ड्स शिफ्ट। तो डिमांड चैप्टर में बेसिक डायग्राम जो इंपॉर्टेंट हैं वो होते हैं एक्सपेंशन के, कॉन्ट्रैक्शन के, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। तो ये भी सर रिवाइज हो गया। इसके बाद डिमांड में और कोई डायग्राम एज सच नहीं होता, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन और इंक्रीज और डिक्रीज ही होता है। फिर इसके बाद शुरू होता है हमारा यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3, उसमें सबसे पहले प्रोडक्शन। तो यूनिट नंबर 3 सबसे पहले प्रोडक्शन में क्या क्या होता है डायग्राम। इसका डायग्राम साथ साथ बनाने और समझने के लिए हम एक शेड्यूल भी बना लेते हैं। प्रोडक्शन में बच्चों हम सबसे पहले बात करते हैं लेबर की। हम अपने लेबर को 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे ऐसे बढ़ाते रहते हैं। तो पहला डायग्राम इसमें बनता है टोटल प्रोडक्ट का। टोटल प्रोडक्ट मतलब आप समझ लो आउटपुट। तो जैसे जैसे लेबर बढ़ती रहती है वैसे वैसे ज़्यादा डब्बे, ज़्यादा आउटपुट वो बनाते रहते हैं। तो अगर हमारे पास 0 लेबर है
तो प्रोडक्ट भी बने 0। लेकिन जब एक लेबर है तो उसने बनाया 4 डब्बे, तो एक मजदूर ने कितने डब्बे बनाए? 4 डब्बे। उसके बाद जब 2 मजदूर हो गए तो 2 मजदूर मिलके बनाते हैं 10 डब्बे। उसके बाद जब 3 मजदूर हो गए तो 3 मजदूर मिलके बनाते हैं 18 डब्बे। तो प्रोडक्शन की एक खूबसूरती होती है बच्चों कि ये शुरू में इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। मतलब एक मजदूर 4 डब्बे बना रहा है तो 2 मजदूर 8 नहीं बनाते, 2 मजदूर 8 से भी ज्यादा बना देते हैं, 10 बना देते हैं। और 3 तो 12 नहीं बनाते, 12 से भी ज्यादा 18 बनाते हैं। तो शुरू शुरू में प्रोडक्शन बड़ी तेजी से बढ़ता है। तो इसीलिए शुरू शुरू में टोटल प्रोडक्ट जो होता है, अगर मैं इधर लेबर मार्क कर दूं, तो शुरू शुरू में टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। तो इसको बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। फिर हम और मजदूर एम्प्लॉय करते हैं। 4 लेबर ने मिलके बनाए 24 डब्बे, 5 मजदूरों ने मिलके बनाए 28 डब्बे, 6 मजदूरों ने मिलके बनाए 30 डब्बे और 7 मजदूरों ने भी मिलके बनाए 30 डब्बे। तो प्रोडक्शन की एक खूबसूरती है बच्चों की, शुरू में तेजी से बढ़ने के बाद फिर प्रोडक्शन धीमी रफ्तार से बढ़ती रहती है, ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ती, उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो स्पीड कम होने का मतलब है कि ये टोटल प्रोडक्ट का कर्व अपनी शेप चेंज कर लेता है, वो अपनी शेप कुछ इस प्रकार की कर लेता है। यानी जिसको हम बोल सकते हैं कि टीपी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट। फिर उसके बाद सर, उसके बाद क्या होता है प्रोडक्शन में, उसके बाद बताते हैं क्या होता है प्रोडक्शन में। उसके बाद 8 मजदूर मिलके बना पाते हैं सिर्फ 28 डब्बे। ओके, प्रोडक्शन कम हो जाती है। 9 मजदूर मिलके बना पाते हैं सिर्फ 24 डब्बे, प्रोडक्शन और कम हो जाती है। तो प्रोडक्शन की एक खूबसूरती होती है कि शुरू शुरू में तो टोटल प्रोडक्ट तेजी से बढ़ते हैं, फिर थोड़ा धीमी रफ्तार से बढ़ते हैं, लेकिन अंत में जाते जाते तो प्रोडक्शन जो है वो उल्टा फॉल कर जाता है। तो टोटल प्रोडक्ट का कर्व जो बनता है वो हमारा कुछ इस प्रकार से बनता है। पहले इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट पर, फिर इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट पर, और फिर वो फॉल कर जाता है। हाँ, अब इसमें मजेदार पॉइंट ये कि इस पॉइंट को जहां से टीपी ने अपनी रफ्तार बदल दी, अपना शेप बदल दिया, अपनी शेप का आकार चेंज हो गया, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये है बच्चों डायग्राम नंबर 1 इस चैप्टर में। ठीक है सर। अगला डायग्राम आता है मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब कि एमपी। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब बहुत ही सिंपल है। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब तो होता है कि भाई कितना टोटल प्रोडक्ट में चेंज आया, व्हाट इज द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, तो उसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। तो मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर। तो टोटल प्रोडक्ट में जो चेंज आया वो आप देख सकते हो, पहले 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 6, उसके बाद 2, सॉरी उसके बाद 4, उसके बाद 2, उसके बाद 0, उसके बाद -2, उसके बाद -4। तो मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब होता है चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। तो ये इसका शेड्यूल आप याद कर लेना या फिर अपना भी बना सकते हो सही। तो इसका डायग्राम जो होता है मार्जिनल प्रोडक्ट का वो ऐसा होता है कि वो पहले तो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। तो 0, 4, 6, 8, तो इसका मतलब है मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज करता रहता है। लेकिन फिर उसके बाद बच्चों मार्जिनल प्रोडक्ट लगातार 6, 4, 2, 0 डिक्रीज करेगा। तो मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज करते 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 0 तक भी आ जाता है, और उसके बाद तो मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है। तो ये बन गया मार्जिनल प्रोडक्ट का डायग्राम। तो इस प्रकार से हमें प्रोडक्शन चैप्टर में टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का डायग्राम बनाना पड़ता है। उसके बाद तीसरा और आखिरी
होता है एवरेज प्रोडक्ट, एपी। एवरेज प्रोडक्ट का मतलब बच्चों होता है कि टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय लेबर। जितना टोटल प्रोडक्ट है उसको लेबर से भाग दे दो तो एवरेज प्रोडक्ट आ जाएगा। 18 डिवाइडेड बाय 3, 24 डिवाइडेड बाय 4, 28 डिवाइडेड बाय 5, 30 डिवाइडेड बाय 6, 30 डिवाइडेड बाय 7, 28 डिवाइडेड बाय 8, 24 डिवाइडेड बाय 9। तो ये होते हैं एवरेज प्रोडक्ट। तो सर एवरेज प्रोडक्ट का भी डायग्राम बनाना है क्या? हाँ, वो बना सकते हैं बिल्कुल। उसकी बस एक प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, बहुत ही सिंपल होती है बच्चों, कि एवरेज प्रोडक्ट शुरू में बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। स्टेज 2 के अंदर जाकर कहीं ये एमपी से टकराता है, और जिस दिन ये एमपी से टकराता है उस दिन के बाद से लगातार ये सिर्फ गिरता रहेगा, गिरता रहेगा, गिरता रहेगा। हाँ, ये कभी जीरो या नेगेटिव नहीं होता। तो एपी का डायग्राम जो है वो कुछ कुछ आपका इस प्रकार से बन जाता है। तो इस चैप्टर में हमने तीनों डायग्राम सीख लिए, टीपी का डायग्राम, एमपी का डायग्राम रेड वाला, और एपी का डायग्राम। इसी को 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन भी बोल देते हैं, या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी बोल देते हैं। तो लेकिन अभी तो हम रिवाइज कर रहे हैं डायग्राम और शेड्यूल, तो बस ये डायग्राम और ये शेड्यूल आप याद रखना। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है सप्लाई, उसके डायग्राम्स बनाते हैं। तो सप्लाई में बच्चों सबसे पहला डायग्राम होता है जो सप्लाई कर्व या लॉ ऑफ सप्लाई का हो सकता है। तो सप्लाई कर्व या लॉ ऑफ सप्लाई में जब भी आप डायग्राम बनाएंगे, तो क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी का डायरेक्ट रिलेशन होता है यहाँ पर, तो आपको एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनाना है जिसको सप्लाई कर्व भी बोलते हैं। और इसमें एग्ज़ाम में आपको P0 प्राइस पर क्वांटिटी Q0 मार्क करनी है, एंड देन प्राइस के इंक्रीज होने पर क्वांटिटी भी इंक्रीज होकर हो जाती है Q1। तो ये एक डायरेक्ट रिलेशन शो करता है प्राइस और क्वांटिटी के बीच, और इस कर्व को बोलते हैं सप्लाई कर्व। तो सप्लाई चैप्टर में जो पहला डायग्राम होगा वो होगा सप्लाई कर्व का। इसके अलावा सप्लाई चैप्टर में जो डायग्राम होंगे वो हो सकते हैं एक्सपेंशन इन सप्लाई का, या फिर कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई का। तो एक्सपेंशन इन सप्लाई या कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, इसका डायग्राम कैसे बनाना है तो वो देखते हैं फटाफट। एक्सपेंशन इन सप्लाई कर्व में हमें एक सप्लाई कर्व बनाना है SS, प्राइस P0 मार्क करना है जिस पर क्वांटिटी है Q0, और ये पॉइंट है A। क्योंकि एक्सपेंशन इन सप्लाई का रीज़न होता है राइज इन प्राइस, मतलब कि प्राइस बढ़ गया तो हमें प्राइस को इंक्रीज करना है P1, तो ऑटोमेटिकली हमारी क्वांटिटी भी इंक्रीज कर जाएगी Q1 पर, और इसे बोलते हैं एक्सपेंशन। और हम पॉइंट A से पॉइंट B पर मूव करते हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं अपवर्ड मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। इसे बोलते हैं अपवर्ड मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, पॉइंट A से पॉइंट B की मूवमेंट को। सेम वे कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई का जब डायग्राम बनाएंगे, तो कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई के डायग्राम पे हमें एक सप्लाई कर्व बनाना है SS, प्राइस मार्क करना है P0, जहाँ पर क्वांटिटी होगी A पॉइंट पर Q0। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई का रीज़न होता है डिक्रीज इन प्राइस, तो हमें डिक्रीज करके प्राइस को P1 मार्क करना है, जहाँ पर हमारी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी Q1 पॉइंट B पर, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। तो ये बन गया कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई का डायग्राम। और पॉइंट A से पॉइंट B की मूवमेंट को बोलते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। तो सप्लाई के चैप्टर में जो 2 डायग्राम्स और पूछ सकते हैं वो होते हैं एक्सपेंशन इन सप्लाई या कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई।
इसके बाद नेक्स्ट जो डायग्राम्स हो सकते हैं इस चैप्टर में वो होते हैं इंक्रीज इन सप्लाई के या डिक्रीज इन सप्लाई के। तो इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई, इसका डायग्राम बना के देखते हैं कैसे बनाना है। इंक्रीज इन सप्लाई का मतलब है कि इस बार सप्लाई कर्व जो है SS और प्राइस P0 जिस पर क्वांटिटी है Q0, तो इस बार प्राइस हमारा कांस्टेंट रहेगा, प्राइस चेंज नहीं होगा, पर सप्लाई कर्व राइट में शिफ्ट हो जाएगा जिसको बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई S1 और प्राइस जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा P0, पर हमारी क्वांटिटी इंक्रीज कर जाएगी Q1 पर। तो दिस इज नोन एज इंक्रीज इन सप्लाई, या जिसको बोलते हैं राइटवर्ड्स शिफ्ट। तो एक डायग्राम इसमें इंक्रीज इन सप्लाई का हमसे पूछ सकता है। सेम वे डिक्रीज इन सप्लाई में हमें सप्लाई कर्व बनाना है SS, P0 प्राइस पर हमारी क्वांटिटी है Q0, लेकिन इस बार सप्लाई कर्व लेफ्ट में शिफ्ट करेगा, तो इसको बोलते हैं डिक्रीज इन सप्लाई S1, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट और हमारी क्वांटिटी कम हो जाएगी Q1। तो दिस इज डिक्रीज इन सप्लाई या लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई। तो इस सप्लाई के चैप्टर में जो डायग्राम्स हो सकते हैं वो या तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन और या फिर इंक्रीज और डिक्रीज के हो सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है वो इलास्टिसिटी का है, उसमें भी कुछ डायग्राम्स पूछ सकते हैं। तो इलास्टिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको डिमांड की इलास्टिसिटी और सप्लाई की इलास्टिसिटी दोनों का ही क्लियर कर देता हूं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में किस तरह के डायग्राम हमें बनाने आ सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 5 डिग्रीज होती हैं और सेम वे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की भी 5 डिग्रीज होती हैं। तो अगर बाय चांस अलग अलग डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी को हमें डायग्राम पर बनाना हो तो मैं पहले डिमांड कर्व्स बनाना शुरू करता हूं। अगर डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो दैट मीन्स इलास्टिसिटी इन्फिनिटी होगी। अगर डिमांड कर्व फ्लैटर है तो दैट मीन्स इलास्टिसिटी मोर देन 1 होगी। अगर डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग और बिल्कुल नॉर्मल है तो इलास्टिसिटी 1 के बराबर होगी। अगर डिमांड कर्व थोड़ा स्टीपर है तो फिर इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी। और अगर डिमांड कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो दैट मीन्स इलास्टिसिटी 0 होगी या परफेक्टली इनइलास्टिक होगी। तो 5 तरह की डिग्रीज होती हैं ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो उसमें अलग अलग तरह के डिमांड कर्व हमारे बनते हैं। तो इन्फिनिटी में पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ग्रेटर देन 1 में फ्लैटर, इक्वल टू 1 में कुछ लोग इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोल देते हैं, लेस देन 1 में स्टीपर और इक्वल टू 0 में पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसी तरह बच्चों इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में भी 5 डिग्रीज होती हैं। तो अगर सप्लाई कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो दैट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इन्फिनिटी। अगर सप्लाई कर्व फ्लैटर है दैट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1। अगर सप्लाई कर्व नॉर्मल या 45 डिग्री है तो दैट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1। अगर सप्लाई कर्व स्टीपर है तो दैट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1। और अगर सप्लाई कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो दैट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 0, यानी कि परफेक्टली इनइलास्टिक। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो 5 डिग्रीज हैं अकॉर्डिंगली डिमांड कर्व बनते हैं, और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की भी 5 डिग्रीज हैं तो अकॉर्डिंगली सप्लाई कर्व्स बन सकते हैं। तो ये हमें अलग अलग डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी के डायग्राम भी बनाने आने चाहिए। इसके बाद जो टॉपिक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक वो है कॉस्ट। कॉस्ट टॉपिक के लिए मैंने ऑलरेडी एक रिविजनरी वीडियो अपलोड कर रखी है,
तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स कि आप वो वीडियो में सारा रेफ़र कर सकते हैं। उसमें मैंने सारी कॉस्ट्स, हर कॉस्ट का डायग्राम, हर कॉस्ट का शेड्यूल और उनकी शेप ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। तो वो आप कॉस्ट की वीडियो से दोबारा से रेफ़र कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर इसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स में शुरू होता है नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 का चैप्टर रेवेन्यू। तो अब बना के देखते हैं कि रेवेन्यू में क्या क्या डायग्राम्स बन सकते हैं। तो रेवेन्यू के डायग्राम्स और रेवेन्यू के शेड्यूल सीखने के लिए बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि ये चैप्टर आपको दो तरह से पढ़ना है। दो तरह से पढ़ने का मतलब है कि परफेक्ट मार्केट, जैसा कि आप सब बच्चे पढ़ चुके हैं और जानते हैं कि परफेक्ट मार्केट वो होता है जहां पर प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहता है प्रोडक्ट का। तो रेवेन्यू चैप्टर परफेक्ट मार्केट में कुछ अलग तरह से बिहेव करेगा, अलग तरह से डायग्राम होंगे, अलग तरह से शेड्यूल होंगे। तो हमें रेवेन्यू चैप्टर को परफेक्ट मार्केट के नज़रिए से अलग पढ़ना है। और इसी तरह इम्परफेक्ट मार्केट, जो आप बच्चे जानते हैं, जैसे कि मोनोपोलिस्टिक या मोनोपोली या ओलिगोपोली, जिन सबको हम इम्परफेक्ट मार्केट बोलते हैं। तो इस मार्केट में जो भी हमें डायग्राम, शेड्यूल, जो बातें पढ़नी है वो अलग तरह से पढ़नी है। तो रेवेन्यू चैप्टर जो है बच्चों, उसको हमेशा हमें दो टुकड़ों में बांट के पढ़ना पड़ेगा। परफेक्ट मार्केट में नज़रिया अलग होगा रेवेन्यू में, और इम्परफेक्ट मार्केट में नज़रिया अलग होगा। तो एक बार करके देखते हैं कि कैसे कैसे ये बातें हो सकती हैं रेवेन्यू में। तो ऐसा करते हैं, परफेक्ट मार्केट अलग ले लेते हैं, दिस इज परफेक्ट मार्केट, और इम्परफेक्ट मार्केट अलग ले लेते हैं। तो पूरा रेवेन्यू चैप्टर हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, परफेक्ट मार्केट का अलग और इम्परफेक्ट मार्केट का अलग। तो अब देखते हैं कि किस तरह यहाँ पर बात चलती है। तो बच्चों, सबसे बेसिक डिफरेंस जो दोनों मार्केट्स में होता है, वो पहले तो वो भी आपको क्लियर कर देते हैं। आप दुकानदार के पास गए पेन खरीदने, और आपने दुकानदार से कहा कि भैया मुझे एक पेन खरीदना है, कितने का दोगे? दुकानदार बोला मैं 10 रुपए का दूंगा। आपने कहा अगर मैं 2 खरीदूं तो उसने कहा तब भी मैं दाम 10 रुपए ही लगाऊंगा। आपने कहा भैया अगर मैं 3 पेन खरीद लूँ तो भी उसने कहा कि मैं दाम 10 रुपए ही लगाऊंगा। आपने कहा मैं 4 पेन खरीदूँ तो भी उसने कहा मैं दाम 10 रुपए ही लगाऊंगा पर पेन का। तो आप चाहे जितने मर्जी पेन खरीद लो, प्राइस पर यूनिट जो है वो आपका सेम रहता है, यानी कि प्राइस जो होता है आउटपुट का वो सेम रहता है। तो इसको बोलते हैं परफेक्ट मार्केट। लेकिन इम्परफेक्ट मार्केट मज़ेदार होता है। आप कहते हो मैं एक पेन खरीदूंगा, तो दुकानदार कहता है ठीक है मैं 10 रुपए का लगाऊंगा। लेकिन हो सकता है आप कहो कि अगर मैं 2 पेन खरीदूं तो दुकानदार कहेगा ठीक है फिर मैं 9 रुपए का लगा लूँगा। आपने कहा मैं 3 पेन खरीदूंगा तो दुकानदार कहेगा मैं चलो 8 रुपए का एक पेन लगा लूँगा। तो इस तरह से इम्परफेक्ट मार्केट में आप ज़्यादा आउटपुट खरीदना अगर चाहते हो तो दुकानदार अकॉर्डिंगली अपना दाम जो है वो कम कर लेता है, एंड सो ऑन। तो इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट मार्केट। तो बहुत ही सिंपल, परफेक्ट मार्केट में प्राइस रहेगा सेम, लेकिन इम्परफेक्ट मार्केट में प्राइस हो जाएगा कम। ठीक है सर। तो अब इसमें एक एक करके टर्म्स डिस्कस करते हैं बच्चों जी। सबसे पहला टर्म जो होता है रेवेन्यू चैप्टर में वो होता है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का मतलब होता है प्राइस इनटू आउटपुट। तो अगर हम टोटल रेवेन्यू निकालें प्राइस इनटू आउटपुट करके तो वो आएगा 10, 20, 30, 40, 50। तो टोटल रेवेन्यू जो होता है वो 10, 20, 30, 40, 50 का मतलब हो गया कि अगर हम टोटल रेवेन्यू का डायग्राम बनाएंगे तो टोटल रेवेन्यू 10, 20, 30, 40, 50 ये इंक्रीज करता है बच्चों टोटल रेवेन्यू एट ए कांस्टेंट रेट। तो यहाँ पर परफेक्ट मार्केट में इसकी प्रॉपर्टी होती है
कि टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेज एट ए कांस्टेंट रेट, ये कॉन्स्टेंटली बढ़ता है। अब एक बार इम्परफेक्ट मार्केट में निकाल के देखते हैं टोटल रेवेन्यू। इम्परफेक्ट मार्केट में जब हम टोटल रेवेन्यू निकालते हैं प्राइस इनटू आउटपुट करके, तो वो 10, 18, 24, 28, 30, फिर 30 और 28 कुछ इस तरह का आता है। तो टोटल रेवेन्यू जो इम्परफेक्ट मार्केट में होता है बच्चों, उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि वो पहले इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट से। अगर आप देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक वो डिमिनिशिंग रेट से धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसके बाद वो एक और यूनिट तक कांस्टेंट ही रहता है, 30 के बाद 30, और फिर उसके बाद वो बच्चों फॉल करता है, कम हो जाता है, तो टोटल रेवेन्यू फॉल कर जाता है। तो टोटल रेवेन्यू जो इम्परफेक्ट मार्केट में होता है वो कुछ इस प्रकार का बनता है, यानी कि पहले वो इंक्रीज करता है एट डिमिनिशिंग रेट यहाँ से यहाँ तक, फिर एक आउटपुट तक कांस्टेंट, और फिर उसके बाद फॉल। तो ये तो होता है टोटल रेवेन्यू। दूसरी टर्म होती है बच्चों मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है चेंज इन टोटल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू मीन्स चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट, यानी कि हमारे टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आया। तो अगर हम देखें कि हमारे टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आ रहा है, तो हर बार परफेक्ट मार्केट में जो टोटल रेवेन्यू में चेंज आ रहा है वो हमेशा 10 का आ रहा है। तो इसीलिए परफेक्ट मार्केट में मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यूज़ होती हैं 10, और वो हर आउटपुट के लिए 10 ही रहती हैं। तो इसीलिए मार्जिनल रेवेन्यू का जो डायग्राम होता है वो बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन जाता है, यानी वो हर लेवल पर 10, 10, 10, 10 और 10 ही रहती है। तो परफेक्ट मार्केट में मार्जिनल रेवेन्यू बनता है बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फिर बना के देखते हैं इम्परफेक्ट मार्केट में। इम्परफेक्ट मार्केट में मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है यानी चेंज इन टोटल रेवेन्यू, वो कॉन्टिन्यूसली फॉल करता है, कॉन्टिन्यूसली कम होता रहता है, और इनफैक्ट कम होते होते ये ज़ीरो भी हो जाता है, और ज़ीरो के बाद तो इनफैक्ट ये नेगेटिव भी हो जाता है। तो इम्परफेक्ट मार्केट में जो मार्जिनल रेवेन्यू है बच्चों, वो 10 से शुरू होके डिक्रीज़ होता रहता है, डिक्रीज़ होता रहता है, इनफैक्ट वो ज़ीरो भी हो जाता है, और ज़ीरो वो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर होता है जहाँ पर टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होता है। यानी कि जब टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम पॉइंट पर था, 30 पर था यहाँ पर, तब मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो हो जाता है। तो इस पॉइंट पर मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो हो गया, और इनफैक्ट उसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव भी हो जाता है। तो इम्परफेक्ट मार्केट में मार्जिनल रेवेन्यू बनता है कुछ ऐसा। और फिर उसके बाद थर्ड और आखिरी टर्म होती है रेवेन्यू चैप्टर में, एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय आउटपुट। क्योंकि टोटल रेवेन्यू का खुद का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू आउटपुट, तो जब हम एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला ओपन करते हैं तो आउटपुट से आउटपुट कट जाता है, और एवरेज रेवेन्यू इसीलिए हमेशा प्राइस के बराबर होता है। तो एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस ओनली। तो जो ये प्राइस होते हैं उसी को एवरेज रेवेन्यू भी कह देते हैं। तो कैसा भी मार्केट हो, जो हमारा प्राइस होता है वही एवरेज रेवेन्यू बन जाता है। तो परफेक्ट मार्केट में एवरेज रेवेन्यू 10, 10, 10, 10, 10 यानी कि प्राइस के बराबर आएगा। तो अगर हम परफेक्ट मार्केट में एवरेज रेवेन्यू का डायग्राम बनाते हैं 10, 10, 10, 10, 10 करके, तो एवरेज रेवेन्यू का डायग्राम बिल्कुल मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को कोइंसाइड करता है, क्योंकि ये भी 10 था और ये भी 10 है। तो इसीलिए परफेक्ट मार्केट में मार्जिनल रेवेन्यू ही एवरेज रेवेन्यू के बराबर हो जाता है। और इम्परफेक्ट मार्केट में एवरेज रेवेन्यू 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 ये डिक्रीज करता रहता है। तो एवरेज रेवेन्यू 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 ये डिक्रीज करता रहेगा, पर हाँ ये कभी ज़ीरो या नेगेटिव नहीं होता। तो इम्परफेक्ट मार्केट में एवरेज रेवेन्यू बनता है ऐसे। तो बस ये पूरा रेवेन्यू चैप्टर है बच्चों, दो नज़रियों से पढ़ना होता है, परफेक्ट मार्केट में ऐसा और इम्परफेक्ट मार्केट में ऐसा। फिर उसके बाद
आखिरी टॉपिक जो होता है इस यूनिट 3 में वो होता है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की MRMC अप्रोच, इसका हमें डायग्राम और शेड्यूल दोनों पता होने चाहिए। तो जैसा कि आप सब बच्चे इसकी कंडीशन जानते ही हैं, सुना भी है आप सब ने MRMC अप्रोच, तो इसका डायग्राम हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो आपको समझाते हैं डायग्राम और शेड्यूल किस किस प्रकार से इसके बनेंगे। तो ऐसा करते हैं, हम x एक्सिस पर आउटपुट लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और आपको समझाने के लिए एक शेड्यूल भी बना लेते हैं। आउटपुट मतलब प्रोड्यूसर जो है वो कितना प्रोडक्ट बना रहा है, कितने आउटपुट बना रहा है, ये वो आउटपुट है। दूसरा बना लेते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू बच्चों होती है एक तरह से, जो हमने अभी अभी पढ़ा परफेक्ट मार्केट में, मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है वो प्राइस के ही बराबर होता है परफेक्ट मार्केट में। जैसे हमारे पिछले एग्जाम्पल में 10 10 10 10 10 कांस्टेंट था, तो हम इस एग्जाम्पल में 7 7 7 7 7 एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं मार्जिनल रेवेन्यू की। तो अगर मैं पहले मार्जिनल रेवेन्यू का डायग्राम बनाऊं, तो मार्जिनल रेवेन्यू क्योंकि हर आउटपुट पर 7 रहता है, तो मार्जिनल रेवेन्यू बनता है बिल्कुल पैरेलल टू x एक्सिस। उसके बाद बच्चों हमें टोटल कॉस्ट या तो दे रखी होती है, नहीं तो अभी हम अपने मन से कुछ भी लिख लेते हैं। तो टोटल कॉस्ट मैं लिख लेता हूँ 4 13 20 26 31 38 48 और 60। ये मैंने अपने मन से लिख लिया कुछ भी। ये इसलिए लिखा टोटल कॉस्ट क्योंकि हमें टोटल कॉस्ट की मदद से ही मार्जिनल कॉस्ट निकालना पड़ता है। हमें एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट, जिसको मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं, वो निकालना पड़ता है। तो अगर हम मार्जिनल कॉस्ट निकालें, पहला तो डैश हो जाएगा, तो उसके बाद चेंज इन टोटल कॉस्ट जितना होता रहता है उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। तो ये शेड्यूल आपको एग्ज़ाम के लिए भी याद करना है, या इसी तरह का कोई भी शेड्यूल आप बना सकते हैं, बस वो सही होना चाहिए। तो हम मार्जिनल कॉस्ट बना लेते हैं। अब अगर हम मार्जिनल कॉस्ट का डायग्राम बनाना चाहें और इसको देखें इसकी प्रॉपर्टी, और आपने कॉस्ट में भी इसको सीख रखा है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो होते हैं वो यू शेप होते हैं। यू शेप का मतलब होता है पहले वो फॉल करते हैं 9 7 6 5 और फिर वो राइज करते हैं 7 10 12। तो अगर हम मार्जिनल कॉस्ट का डायग्राम बनाएंगे तो मार्जिनल कॉस्ट पहले फॉल करेगा और फिर उसके बाद वो राइज करेगा। तो ये मार्जिनल कॉस्ट जो कर्व होता है ये यू शेप बनता है। तो जब हम मार्जिनल रेवेन्यू बनाते हैं पैरेलल टू x एक्सिस और मार्जिनल कॉस्ट बनाते हैं यू शेप, तो ये 2 पॉइंट्स पर मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर होते हैं। और जो हम अपने शेड्यूल में भी देख सकते हैं, एक तो थर्ड आउटपुट पर मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर हो रहे हैं, और एक 6th आउटपुट पर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होते हैं। तो 2 ऐसे आउटपुट लेवल्स आते हैं बच्चों जहां पर MR = MC हो जाता है। तो आउटपुट 3 पर भी ऐसा हो रहा है और आउटपुट 6 पर भी ऐसा हो रहा है। लेकिन कंडीशन सिर्फ एक यही नहीं होती कि दोनों बराबर हों। आप सब बच्चों ने पढ़ी रखा है तो ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। कंडीशन ये भी होती है कि आफ्टर इंटरसेक्टिंग MC शुड बी ग्रेटर देन MR, या बहुत से लोग इसको बोलते हैं MC शुड बी राइजिंग, या बहुत से लोग बोलते हैं MC शुड कट MR फ्रॉम बिलो। तो अगर हम थर्ड आउटपुट लेवल के बाद चेक करेंगे तो थर्ड आउटपुट लेवल के बाद MC MR से ग्रेटर नहीं है, इनफैक्ट उससे छोटा है। अगर आप कंपेयर करो, MR है 7, MC है सिर्फ 6, MR है 7, MC है सिर्फ 5। तो इनफैक्ट आउटपुट लेवल 3 के बाद तो MC इज लेस देन MR है। इसका मतलब इस आउटपुट लेवल पर, 3 आउटपुट लेवल पर कंडीशन नंबर 2 हमारी सेटिस्फाई नहीं हो पाती। और इसीलिए बच्चों A पॉइंट पर आउटपुट लेवल 3 को प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम नहीं कहते, क्योंकि इस पर हमारी कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाई नहीं हो पाती। लेकिन
आउटपुट लेवल 6 पर, यहाँ पर अगर हम चेक करें, आउटपुट लेवल 6 के बाद MC इज ग्रेटर देन MR हो गया है। अगर हम चेक करें, MR है 7 तो MC है 10, MR है 7 तो MC है 12। तो क्योंकि आउटपुट लेवल 6 के बाद MC इज ग्रेटर देन MR हो गया है, यानी यहाँ पर कंडीशन 2 भी सेटिस्फाई हो गई है, तो इसीलिए प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इस पॉइंट को यानी कि 6th आउटपुट को माना जाता है। तो हमें एग्जाम में प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का ये डायग्राम और ये शेड्यूल और विद एक्सप्लेनेशन समझाना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि किस प्रकार से हमने अलग अलग तरह के डायग्राम और शेड्यूल इसमें बनाए।